चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर अपना चल रहा था चौहान वंश। और चौहान वंश में अपन ने सांबर के चौहान पढ़ लिए थे। उसके बाद में चौहान सांबर से अजमेर आए। अजमेर में अपन ने अजय राज अणोराज कंप्लीट हो गया था अपना। आज जो टॉपिक चलेगा वह है विग्रह राज। देखो, अणोराज की हत्या कर दी थी जगदेव ने। तो उसके बाद में जो अगला जो शासक होगा वो होगा अपना विग्रह राज। विग्रह राज चतुर्थ या बीसल देव, एक ही बात है। इसका एक नाम बीसल देव भी है। तो इसका जो शासन काल है वह यहां लिख देता हूं, 1158 से लेके, ज्यादा तो नहीं रहा, 5 साल रहा है, 63 तक। पर काफी अच्छा शासन काल रहा है। यानी कि एक तरीके से यूं कहा जाए तो चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। विस्तार से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आज अजमेर की गद्दी पर बैठेगा विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव। ये भी आपको नाम याद रखना है क्योंकि इससे संबंधित भी बीसलपुर बांध वगैरह वगैरह जो भी है। अब देखो, इसके समय जो क्योंकि ये खुद एक ऐसा विद्वान व्यक्ति था, तो विद्वानों को आश्रय देता था। तो विद्वानों को आश्रय वही व्यक्ति देगा जो स्वयं विद्वान है, सीधी सी बात है। तो इसके समय में 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। विग्रह राज के आगे ग्रंथ, मात्र आपको ललित लगाना है, ललित विग्रह राज। एक ग्रंथ तो यह है, सोमदेव ने लिखा था, सोमदेव। इसमें क्या है, इसमें इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी और इसकी कुछ प्रेम कहानियां हैं। काल्पनिक है, पर उस समय की जो मानी जाती है, जो कहानियों के रूप में, क्योंकि उस समय भी लेखक थे। तो ललित विग्रह राज में ये सोमदेव द्वारा जो लिखित है, इसमें एक प्रेम कहानी। दूसरा जो मुख्य ग्रंथ है इसका, यह है बीसल देव रासो। यानी कि दोनों ही इसके नाम पे है, आपको याद करने में बिल्कुल, और दोनों महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछा भी जाता है। तो इसमें याद करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। विग्रह राज के आगे आपको ललित विग्रह राज लगाना है, सोमदेव। दूसरा जो ग्रंथ है वो बीसल देव, इसका दूसरा नाम है। तो बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, कुछ भी नहीं करना, केवल बीसल देव रासो, ये इसी नाम से याद रखना। दोनों इसी के नाम पे है, याद रह जाएगा आपको। ये लिखा नरपति नाल ने, नरपति नाल। ये दोनों लेखक आपको याद रखने हैं। इसमें भोज की पुत्री है, और भोज की पुत्री राजमती का, यानी कि उसका विवाह हो जाता है राजमती से, विग्रह राज का। और उसके बाद में कुछ अनबन हो जाती है इनकी किसी भी बात को लेके, और ये रूस के उड़ीसा चली जाती है। और जब उड़ीसा जाने के बाद में फिर ये एक बारहमासा वर्णन करती है। वैसे तो बारहमासा वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत खंड में भी है, नागमती वीर वर्णन भी है। ये पूरा वीर वर्णन है, एक तरीके से पूरा 12 महीने का, एक एक महीने का किस महीने में वो किस तरीके से वीर में तड़पती है, कहने का मतलब। तो श्रृंगार के वीर पक्ष का बहुत जोर शोर से इसमें वर्णन है। तो एक विरह कहानी है इसमें, प्रेम कहानी के साथ में एक विरह वर्णन भी है। तो अब देखो साहब, ये 2 ग्रंथ तो आपको याद रखने ही रखने हैं। जिस समय विग्रह राज अजमेर के शासक थे, उस समय इनका शासन
दिल्ली तक था। दिल्ली के यानी कि तंवर शासकों को भी इन्होंने हराया था। ये अपने लिए गौरव की बात है कि कभी राजस्थान भी दिल्ली की राजधानी रहा होगा, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ के समय अजमेर भी राजधानी रहा है। ये अपने लिए गौरव की बात है, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ के समय चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। चौहानों का स्वर्ण काल है, ये अपने लिए महत्वपूर्ण बात है। यानी कि इसका जो दबदबा था वो दिल्ली तक था और अजमेर कभी राजधानी रहा है, तो ये अपने लिए एक तरीके से गौरव की बात है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होने के नाते इसने पशु हत्या पर भी रोक लगाई। हत्या पर रोक, विशेष तौर से एकादशी के दिन। एकादशी, आज भी एकादशी है। विशेष तौर से पशु हत्या पर रोक तो थी सही, लेकिन विशेष तौर पर सैनिकों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा निगरानी करवाई जाती थी कि एकादशी के दिन कोई पशु बलि नहीं कर दे। इसलिए एकादशी, ये चीज पूछी जा चुकी है, इस वजह से मैंने एकादशी लिखा है आपको। तो पशु हत्या पर तो रोक थी सही, पर विशेष तौर से एकादशी पर कोई भी जीव की हत्या न हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाता था गुप्तचरों के द्वारा। अब देखो, ये व्यक्ति विद्वानों का आश्रयदाता था और स्वयं एक कवि भी था। स्वयं एक कवि भी था और इसने एक उपाधि मिली, कवि बांधव या कटी बांधव। कटी बांधव, ये उपाधि दी इसको जयानक ने। और फिर इसकी मृत्यु के बाद ऐसा कहा जाता है कि इस उपाधि को लेने वाला कोई व्यक्ति ऐसा होगा या नहीं होगा, या हुआ ही नहीं, इस तरीके से इसका वर्णन मिलता है। एक दूसरी जो इनकी, ये नाटककार भी थे। नाटककार, इन्होंने एक नाटक लिखा है, उस नाटक का नाम है हरकेली। हरकेली, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, हरकेली नाटक। इस नाटक का संबंध महाभारत से है। उस समय जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय अर्जुन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे व्यक्ति को कैसे हराया जाए जो कभी हारे ही नहीं, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, उन्हें कैसे हराया जाए, कैसे मारा जाए। तो इस समस्या को लेके और अर्जुन बड़े इसमें असमंजस में थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई बढ़िया से टीचर से कोचिंग ले लो और कोचिंग लेके आप उससे सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो जो सुझाव, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव ही दिया है द्वापर में, तो कि भाई ऐसा कौन है, सीधी सी बात है, भगवान शंकर है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान शंकर, अर्जुन भगवान शंकर की तपस्या में लग गया, तो भगवान शंकर इनके परीक्षा लेने आए कि देखे तो सही कि अर्जुन की परीक्षा तो ले। तो वो किरात का भेष करके आए। किरात का मतलब शिकारी का भेष। और जैसे ही वो साधना में लगा, उन्होंने एक जानवर को छोड़ा और उसकी तंद्रा भंग होगी। तो जैसे ही उसने तीर लगाया उस जानवर को, इधर तो अर्जुन ने लगाया और उधर भगवान शंकर जो किरात के रूप में थे, शिकारी के रूप में थे, दोनों का बाण लग गया। दोनों में विवाद हो गया। वो तो कहे मेरा, अर्जुन कहे मेरा, किरात कहे मेरा। तो इस तरीके से युद्ध होता हुआ, बातें हुई, धर्म की बातें हुई, कई प्रकार की बातें हुई। तो अर्जुन ने लास्ट में ये कह दिया
कि भाई अगर अब इसकी बात छोड़ो, अपन तो अपन दोनों युद्ध कर लेते हैं, फैसला हो जाएगा, जो जीतेगा उसका शिकार हो जाएगा। तो इस तरीके से जोश में जब कहा, तो जैसे ही बाण निकालने लगा अर्जुन, तो अर्जुन का हाथ वहीं का वहीं रह गया। तो फिर वह उसके समझ में आए कि आप कोई साधारण आदमी नहीं है, आप भीष्म पितामह नहीं हो, उनको भी मैं जानता हूं, आप कृपाचार्य नहीं हो, द्रोणाचार्य नहीं हो, आप इंद्र भी नहीं हो, क्योंकि मैं इंद्र को भी जानता हूं। तो इसका मतलब आप भगवान शंकर हो। तो उसी समय फिर भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि दिव्यास्त्र कहने का मतलब अर्जुन को दिया जाता है। इस तरीके की कहानी, इस तरीके का जो नाटक है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। तो ये कहानी इसमें मिलती है। अब देखो, इस आदमी ने सबसे पहले संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, और उसमें सरस्वती का भी मंदिर भी था। क्योंकि सरस्वती के मंदिर बहुत कम मिलते हैं, आप कहीं भी चले जाओ, सरस्वती के हर देवता के आपको मंदिर मिल जाएंगे, पर सरस्वती के मंदिर बहुत कम मिलेंगे। तो संस्कृत पाठशाला थी, उसमें सरस्वती का मंदिर था। बाद में क्या हुआ कि मुगलों के आक्रमण हुए, और मुगलों के आक्रमण में फिर क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक गुलाम था, इसने इस संस्कृत पाठशाला को ढसाकर और एक मस्जिद का निर्माण किया। वह 2.5 दिन का झोपड़ा इसको कहा जाता है। यानी कि राजस्थान की पहली मस्जिद है ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद। अब इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ। कई इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं, पर हाँ, इसने 2.5 दिन में इसका पुनर्निर्माण हुआ, इसको डसा के, या इस तरीके से करने का मतलब इसने क्या है, संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दी और उसका जो 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया। इस तरीके से कहने का मतलब कि ये जो व्यक्ति था, जो कालिदास और भवभूति से वोट करने वाला व्यक्ति था, विशल देव जो बांध है उसके बारे में आप जानते ही हो कि ये जब इधर आए थे तो एक बांध बनवाया। आज तो वर्तमान में बहुत बड़ा बांध है विशल देव, और जिससे अजमेर और टोंक की सिंचाई होती है और पेयजल भी है। इस तरीके से विग्रहराज चतुर्थ का जो कार्यकाल है, जो 63 में किस तरीके से खत्म होता है और कितना विद्वान, कितना आश्रय दाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बताने का प्रयास किया है। अब देखो होता क्या है कि विग्रहराज चतुर्थ के 2 पुत्र हैं। विग्रहराज चतुर्थ, इसके 2 पुत्र हैं, एक तो अमरगांगे और दूसरा है नागार्जुन। यहां आता है पृथ्वीराज सेकंड। ये किसका बेटा है? ये जगदेव का बेटा है, यानी कि वो पितरंता। तो इसको तो बाहर कर ही दिया था पितरंता होने की वजह से, क्योंकि पितरहंता राजपूतों की वंशावली में पितरंताओं को कोई सम्मान नहीं दिया जाता, नहीं वंशावली में इनका नाम लिखा जाता है। जैसे उदा का भी कुंभा की हत्या की तो उदा को भी वहां से मेवाड़ वासियों ने निकाल दिया और उसका वंशावली में कोई ये नहीं है नाम। तो इस तरीके से, पर ये इसका पुत्र है। और इसने क्या किया, पृथ्वीराज सेकंड ने जगदेव के बेटे ने अमरगांगे का वध कर दिया, इसको मार दिया। नागार्जुन की जहां बात है तो नागार्जुन का आपने पृथ्वीराज चौहान के समय में नागार्जुना
का दमन और भंडारकों का दमन हुआ था। इस तरीके से कहने का मतलब अगला जो शासक रहेगा हमारा, तो विग्रह राज के बाद में जो अगला शासक रहेगा वह रहेगा सोमेश्वर। और ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि सोमेश्वर विग्रह राज का भाई है, क्योंकि उसके दो पत्नियां थी और एक पत्नी का सोमेश्वर था, एक पत्नी का, ये तीन थे। ये जगदेव जगदेव वो पिता की हत्या करने की वजह से इसको हटा ही दिया और विग्रहराज चतुर्थ को शासक बनाया। यानी कि सोमेश्वर और विग्रहराज चतुर्थ भाई है। तो अगला जो शासक रहेगा हमारा वो रहेगा सोमेश्वर। सोमेश्वर की थोड़ी सी कहानी है, कोई ज्यादा बड़ी कहानी तो है नहीं। इसको आप थोड़ा सा देख ले ताकि अपन अगले टॉपिक पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। देखो यही समझा देता हूं मैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। सोमेश्वर गद्दी पे बैठता है। सोमेश्वर गद्दी पर बैठता है और इसकी जो शादी होती है वो होती है दिल्ली के अनंगपाल जी की पुत्री से। यानी कि सोमेश्वर की शादी होगी दिल्ली के उस समय के जो शासक है अनंगपाल जी। अनंगपाल जी, कुछ किताबों में अनंतपाल जी भी मिलते हैं। अनंगपाल जी के दो पुत्रियां थी, एक राठौड़ों में दी उन्होंने और एक चौहानों में दी। तो इनकी जो पुत्री थी उसका नाम है कपूरी देवी। कपूरी देवी का विवाह हो जाता है किससे? सोमेश्वर से। सीधी सी बात। कपूरी देवी का विवाह यानी कि सोमेश्वर का विवाह हो जाता है कपूरी देवी से, यानी कि महाराजा या अनंगपाल जी की पुत्री से। अब क्या होता है? अब यह होता है कि सोमेश्वर की जब मृत्यु होती है उस समय, यानी कि इसके कपूरी देवी के और इनके एक पुत्र हुआ। वैसे तो दो पुत्र बताए जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान। थर्ड, ये वो पृथ्वीराज चौहान जो अगला अपना टॉपिक रहेगा। पृथ्वीराज चौहान की 1166, यानी कि इनकी जब मृत्यु होती है तो ये लगभग 11-12 साल के रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सोमेश्वर की और कोई ज्यादा बड़ी बातें तो नहीं है। इसने अपने पिता की मूर्ति बनवाई थी, यानी कि मूर्ति कला का एक तरीके से विकास माना जाता है इनके कार्यकाल में। पिता की मूर्ति। अब गुजरात का एक शासक था, यहां गुजरात पड़ता है, भीम सिंह सेकंड। कहा जाता है भीम सिंह सेकंड ने सोमेश्वर की मृत्यु 1677 में। कुछ किताबें ऐसी भी कहती है कि सोमेश्वर की मृत्यु हो गई या भीम सिंह के द्वारा मारा गया। पूर्णतया प्रमाणिक तो नहीं है, पर मृत्यु 1677 यह प्रमाणिक है। इस तरीके से कहने का मतलब सोमेश्वर की मृत्यु के बाद में, अब देखो पृथ्वीराज चौहान की उम्र कितनी सी है? मात्र 11 वर्ष। मात्र 11 वर्ष है, तो अब इस शासन सत्ता को संभालने वाला कौन है? मात्र कपूरी देवी। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत की पहली शासिका वैसे तो रजिया सुल्तान को माना जाता है, लेकिन अगर अपन यहां देखें तो शासन तो पृथ्वीराज ही करेगा, गद्दी तो पृथ्वीराज ही बैठेगा। तो पर चलाएगा कौन? क्योंकि इनकी उम्र कम है, तो संरक्षक के रूप में राजमाता यही संभालेगी, कपूरी देवी। तो कपूरी देवी संभालेगी, तो शासिका के रूप में वैसे देखा जाए तो यूं मान के चलिए कि भारत की पहली शासिका है ये। जिसने शासन चलाया। वैसे इसके बाद दो आदमी थे, एक सेनापति था, बड़े वफादार थे दोनों, और एक प्रधानमंत्री था, पीएम। पीएम लिख देता हूं। दोनों के सहयोग से यह शासन चला। यानी कि सेनापति था कदमबास, और पीएम था भुवनमाल। ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं, भुवनमाल।
यानी कि सेनापति, पीएम और शासिका तो राजमाता कपूरी देवी है ही सही, इसके सानिध्य में पृथ्वीराज चौहान अपना शासन सत्ता अजमेर की संभालते हैं। तो यानी कि सोमेश्वर का जो शासन काल रहा है वो 1169 से 77 तक रहा है। अब पृथ्वीराज का जन्म देख लो आप, और उस हिसाब से इनकी उम्र जो 10-11 साल रही है। तो पहली शासिका कपूरी देवी के रूप में, कपूरी देवी ने इनका संरक्षक के रूप में, पहली शासिका के रूप में, कैसे भी आप जैसे भी प्रश्न जहां से जैसे आता है वो जवाब आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आप उसी तरीके से जवाब दें। सानिध्य किसका मिला? सेनापति और प्रधानमंत्री भुवनमल और कदम्बास के सानिध्य में, कहने का मतलब पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया। अगला जो शासक रहेगा, अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। बहुत लंबी कहानी है, अच्छा टॉपिक है, और कुछ इसमें प्रेम वर्णन भी पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच का है, तो वो भी अपन अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक विग्रहराज और सोमेश्वर खत्म होने के बाद में अगला जो टॉपिक रहेगा वो पृथ्वीराज चौहान, अंतिम हिंदू सम्राट।